नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सिलेंडर हेड एवं इंजन वॉल्व से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स के सभी कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सिलेंडर हेड एवं इंजन वॉल्व से संबंधित सभी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बात और, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें एवं उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो प्ले करके उस क्वेश्चन का आंसर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंजन के सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है, सिलेंडर हेड इंजन सिलेंडर का टॉप कवर होता है एवं इंजन सिलेंडर के ऊपरी भाग को सील करता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, कंप्रेशन स्ट्रोक के समय चार्ज पिस्टन एवं सिलेंडर हेड के बीच कंप्रेस होता है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, सिलेंडर हेड एवं टॉप डेड सेंटर के बीच के आयतन को क्लियरेंस आयतन कहते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिलेंडर हेड किस मटेरियल का बना होता है? हम सभी जानते हैं कि सिलेंडर हेड कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम अलॉय दोनों का बना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम अलॉय दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन का कंपोजिशन क्या होता है? हम सभी जानते हैं कास्ट आयरन में 95% आयरन एवं 2.2% कार्बन होता है, और अगर विस्तार से बात की जाए तो इसमें 95% आयरन, 2.2% कार्बन, लगभग 1.2% सिलिकॉन, लगभग 0.63% मैग्नीज, लगभग 0.12% सल्फर एवं 0.85% फास्फोरस होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय का कंपोजिशन क्या होता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखें। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम अलॉय में 91% एल्यूमिनियम, 7% कॉपर एवं 2% टिन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम अलॉय के सिलेंडर हेड बनाए जाने का लाभ नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एल्यूमिनियम अलॉय ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यह इसका लाभ है। दूसरा ऑप्शन है, एल्यूमिनियम अलॉय भार में हल्के होते हैं, यह भी इसका लाभ है। और तीसरा ऑप्शन है, एल्यूमिनियम अलॉय का ऊष्मा विस्तार यानी हीट एक्सपांशन अधिक होता है, यह इसका लाभ नहीं है, क्योंकि ऊष्मा विस्तार अधिक होने से हमें अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय का ऊष्मा विस्तार अधिक होने का क्या प्रभाव होता है? हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, पार्ट्स के बीच में अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है। यह ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिक ऊष्मा विस्तार होने से पार्ट्स अधिक फैलते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम अलॉय के पार्ट्स बनाए जाने पर दो पार्ट्स के बीच में अधिक क्लियरेंस रखना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि गर्म सिलेंडर हेड पर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा? यहां पर हमें दुष्प्रभाव की चर्चा करनी है। पहला ऑप्शन है, सिलेंडर हेड ठंडा हो जाएगा, यह उसका दुष्प्रभाव नहीं है। दूसरा, सिलेंडर हेड टूट जाएगा। तीसरा, सिलेंडर हेड में क्रैक आ जाएंगे। जी हां, थर्ड ऑप्शन सही है। जब गर्म सिलेंडर हेड पर अचानक ठंडा पानी डाल दिया जाता है तो उसमें क्रैक आने की संभावना रहती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट किट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हम सभी जानते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट किट का प्रयोग सिलेंडर हेड में क्रैक का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड की समतलता की जांच करने के लिए किन टूल्स का प्रयोग किया जाता है? जब हमें सिलेंडर हेड की फ्लैटनेस की जांच करनी होती है उस समय हम स्ट्रेट एज एवं फिलर गेज का उपयोग करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट एज के द्वारा सिलेंडर हेड की समतलता की जांच करते समय सिलेंडर हेड की सतह एवं स्ट्रेट एज के बीच गैप कितना होना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि जब सिलेंडर हेड की समतलता की जांच की जाती है उस समय हम सिलेंडर हेड के ऊपर स्ट्रेट एज को रखते हैं एवं
फिलर गेज के द्वारा स्ट्रेट एज एवं सिलेंडर हेड के बीच के गैप की जांच करते हैं। यह गैप हमेशा 0.05 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट एज के द्वारा सिलेंडर हेड की समतलता की जांच करते समय सिलेंडर हेड की सतह एवं स्ट्रेट एज के बीच गैप कम से कम कितने स्थानों पर चेक करना चाहिए? स्ट्रेट एज एवं फिलर गेज के द्वारा सिलेंडर हेड की समतलता की जांच करते समय कम से कम 6 स्थानों पर गैप चेक करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 यानी ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक एवं सिलेंडर हेड के बीच हेड गैसकेट का प्रयोग किया जाता है जो कि कॉपर एस्बेस्टस की बनी होती है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन सिलेंडर हेड के स्टड व नट को टाइट करते समय हमेशा केंद्र से बाहर की ओर के क्रम में टाइट किया जाता है एवं खोलते समय इसके विपरीत क्रम का पालन किया जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब हम सिलेंडर हेड को टाइट करते हैं तो हम उसके सेंटर से स्टार्ट करते बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं एवं अपोजिट क्रम में स्टड को टाइट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सिलेंडर हेड के स्टड व नट को टाइट करते समय हमेशा बाहर से केंद्र की ओर के क्रम में टाइट किया जाता है। यह ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का सही यानी असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। चित्र में एक इंजन सिलेंडर दिखाया गया है एवं सिलेंडर हेड के सभी स्टड को एक संख्या द्वारा दर्शाया गया है। इन स्टड को कसने का सही क्रम क्या होगा? हम इन ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन है 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। इस ऑप्शन में लेफ्ट से लेकर राइट के क्रम में स्टड को टाइट किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि सिलेंडर हेड के स्टड टाइट करते समय हमेशा सेंटर से बाहर की ओर हम बढ़ते हैं एवं अपोजिट क्रम में टाइट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखें। 3, 8, 9, 2, 7, 4, 6, 5, 10 एवं 1। इस ऑप्शन में सेंटर से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं एवं अपोजिट क्रम में स्टड को टाइट किया जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भाग सिलेंडर हेड पर स्थित नहीं होता है? इन ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। इंजन वॉल्व, डीजल इंजेक्टर एवं हीट प्लग, ये तीनों ही पार्ट सिलेंडर हेड पर स्थित होते हैं, लेकिन इंजन पोर्ट सिलेंडर वॉल पे स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंजन पोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीजल इंजन के कंबशन चैम्बर के विषय में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है कंबशन चैम्बर में डीजल का दहन होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कंबशन चैम्बर की डिजाइन इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें डीजल एवं हवा अच्छी तरह से मिक्स हो सके। बिल्कुल सही है। कंबशन चैम्बर की डिजाइन इस तरह से तैयार की जाती है कि उसमें डीजल एवं हवा का प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो सके। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट कंबशन चैम्बर एवं इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर। इसके 2 प्रकार हैं। कंबशन चैम्बर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कंबशन चैम्बर एवं इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के विषय में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट कंबशन चैम्बर को ओपन कंबशन चैम्बर भी कहते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें डीजल का स्प्रे सीधे कंप्रेस्ड एयर पर किया जाता है। इस प्रकार के कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा सीधे ही डीजल का स्प्रे गर्म एयर पर कर दिया जाता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट कंबशन चैम्बर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन, इसमें हवा एवं डीजल की अच्छी तरह मिक्सिंग स्क्विज इफेक्ट के कारण होती है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में अपवर्ड मोशन करता है तो एयर में टर्बुलेंस उत्पन्न होता है। इसी टर्बुलेंस को स्क्विज इफेक्ट कहते हैं और इसी इफेक्ट के कारण हवा एवं डीजल की अच्छी तरह मिक्सिंग हो पाती है। चौथा ऑप्शन है शैलो डेप्थ चैम्बर, हेमी स्फेरिकल चैम्बर, सिलेंड्रिकल चैम्बर, टोरॉइडल चैम्बर इत्यादि डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के प्रकार हैं। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छा स्क्विज इफेक्ट किस प्रकार के डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में मिलता है? सबसे अच्छा स्क्विज इफेक्ट हमें मिलता है टोरॉइडल कंबशन चैम्बर में।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के कंबशन चेंबर में मुख्य कंबशन चेंबर के साथ एक सहायक कंबशन चेंबर भी होता है? इनडायरेक्ट कंबशन चेंबर ऐसा कंबशन चेंबर है जिसमें मुख्य कंबशन चेंबर के साथ एक ऑक्सिलरी कंबशन चेंबर भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनडायरेक्ट कंबशन चेंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इनडायरेक्ट कंबशन चेंबर का एक प्रकार नहीं है? टर्बुलेंस चेंबर या स्विल चेंबर, प्री कंबशन चेंबर एवं एयर सेल चेंबर या एनर्जी सेल चेंबर इनडायरेक्ट कंबशन चेंबर के प्रकार हैं, लेकिन टॉरॉइडल कंबशन चेंबर डायरेक्ट कंबशन चेंबर का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टॉरॉइडल चेंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के कंबशन चेंबर में मुख्य दहन से पहले चार्ज के लगभग 20% भाग का दहन हो जाता है? प्री कंबशन चेंबर ऐसा कंबशन चेंबर है जिसमें मुख्य कंबशन चेंबर में दहन के पहले लगभग 20% भाग का कंबशन हो जाता है एवं ईंधन के शेष 80% भाग का कंबशन मुख्य कंबशन में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्री कंबशन चेंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वॉल्व व्यवस्था यानी वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर निम्न में से कौन सा सिलेंडर हेड का प्रकार नहीं है? हम सभी जानते हैं कि सिलेंडर हेड वॉल्व व्यवस्था के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एल हेड, एफ हेड, आई हेड एवं टी हेड। इसलिए एच हेड वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर सिलेंडर हेड का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वॉल्व व्यवस्था के आधार पर चित्र में दिखाए गए सिलेंडर हेड के प्रकार को पहचानिए। इस चित्र में जो सिलेंडर हेड का प्रकार दिखाया गया है वह है एल टाइप हेड। एल हेड वह हेड होता है जिसमें इंजन वॉल्व सिलेंडर हेड के समांतर एवं एक ही ओर स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एल हेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर चित्र में दिखाए गए सिलेंडर हेड के प्रकार को पहचानिए। यदि इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वॉल्व सिलेंडर हेड में स्थित है एवं दूसरा वॉल्व सिलेंडर के समांतर स्थित है। यह सिलेंडर हेड एफ हेड कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर चित्र में दिखाए गए सिलेंडर हेड के प्रकार को पहचानिए। इस चित्र को ध्यान से देखने पर आपको ज्ञात होगा कि इस चित्र में दोनों वॉल्व सिलेंडर हेड में ही स्थित हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आई हेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर चित्र में दिखाए गए सिलेंडर हेड के प्रकार को पहचानिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों वॉल्व सिलेंडर के समांतर लेकिन सिलेंडर के 2 ओर स्थित हैं। इसलिए यह वॉल्व अरेंजमेंट होगा टी हेड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हमने पिछले प्रश्नों में भी देखा कि एल टाइप सिलेंडर हेड वह हेड होता है जिसमें सभी इनलेट एवं एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर के समांतर एक ही साइड पर स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हमने अभी जाना कि आई टाइप सिलेंडर हेड वे सिलेंडर हेड होते हैं जिनमें सभी इनलेट तथा एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर हेड में सिलेंडर के ऊपर स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एफ टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। एफ टाइप सिलेंडर हेड में सभी इनलेट वॉल्व सिलेंडर के ऊपर तथा सभी एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक में स्थित होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टी टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। टी टाइप सिलेंडर हेड में सभी इनलेट वॉल्व एवं एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर के समांतर स्थित होते हैं, किंतु इनलेट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक के एक ओर एवं एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक के दूसरी ओर स्थित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हम सभी जानते हैं एल टाइप सिलेंडर हेड में सभी टाइप के वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक के समांतर स्थित होते हैं। इसलिए इनमें पुश रॉड और रॉकर आर्म की आवश्यकता नहीं होती एवं सीधे कैमशाफ्ट द्वारा वॉल्व ऑपरेट किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए।
ऑप्शन नंबर 2 देखें, वॉल्व ऑपरेट करने के लिए पुश रॉड तथा रॉकर आर्म की आवश्यकता होती है, किंतु सभी वॉल्व एक ही कैमशाफ्ट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। हमने जाना आई टाइप सिलेंडर हेड में सभी वॉल्व सिलेंडर हेड में स्थित होते हैं, इसलिए इनको ऑपरेट करने के लिए कैमशाफ्ट एवं रॉकर आर्म, पुश रॉड इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हम सभी जानते हैं एफ टाइप सिलेंडर हेड में एक वॉल्व सिलेंडर हेड में स्थित होता है एवं दूसरा वॉल्व सिलेंडर के समांतर स्थित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इनलेट वॉल्व को पुश रॉड एवं रॉकर आर्म के द्वारा ऑपरेट करते हैं एवं एग्जॉस्ट वॉल्व को सीधे कैमशाफ्ट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टी टाइप सिलेंडर हेड के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। टी टाइप सिलेंडर हेड वे सिलेंडर हेड होते हैं जिनमें दोनों वॉल्व सिलेंडर ब्लॉक के समांतर किंतु दो अलग अलग ओर स्थित होते हैं। इसलिए इस टाइप के सिलेंडर हेड में 2 कैमशाफ्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, कैमशाफ्ट द्वारा सीधे ही वॉल्व लिफ्टर के माध्यम से वॉल्व ऑपरेट किए जाते हैं एवं इनमें पुश रॉड तथा रॉकर आर्म की आवश्यकता नहीं होती, किंतु वॉल्व ऑपरेट करने के लिए 2 कैमशाफ्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसकेट के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। गैसकेट का प्रयोग 2 मैटिंग पार्ट्स के बीच में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, गैसकेट पार्ट्स को आपस में घिसने से बचाती है। यह ऑप्शन भी सही है। गैसकेट पार्ट्स के बीच में एयर टाइट सील का निर्माण करती है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, गैसकेट का प्रयोग केवल गैस इंजन में किया जाता है। यह ऑप्शन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड गैसकेट का प्रयोग किन 2 पार्ट्स के बीच में किया जाता है? हम सभी जानते हैं सिलेंडर हेड गैसकेट का प्रयोग सिलेंडर हेड एवं सिलेंडर ब्लॉक के बीच में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड गैसकेट निम्न में से किस मटेरियल की नहीं बनाई जाती है? हम जानते हैं सिलेंडर हेड गैसकेट मुख्यतः कॉपर एस्बेस्टस मटेरियल की बनी होती है। इसके साथ ही इसे स्टील एस्बेस्टस या स्टील कॉपर एस्बेस्टस का भी बनाया जाता है, लेकिन यह एल्यूमिनियम कॉपर एस्बेस्टस की नहीं बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर हेड गैसकेट के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है, सिलेंडर हेड ओवरहॉलिंग करते समय हमेशा नई गैसकेट का प्रयोग करना चाहिए। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, पुरानी हेड गैसकेट को गर्म करने के बाद उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, यदि नई गैसकेट उपलब्ध नहीं है तो पुरानी गैसकेट को हल्का सा गर्म करके उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सिलेंडर हेड स्टड को उचित टॉर्क पर ना कसने से हेड गैसकेट फेल हो जाती है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिलेंडर हेड के स्टड को हमेशा उचित टॉर्क पर ही टाइट करना चाहिए, नहीं तो हेड गैसकेट फेल हो सकती है। चौथा ऑप्शन है, आवश्यकता होने पर इंजन को बिना हेड गैसकेट के चलाया जा सकता है। यह ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिखाए गए इंजन के पार्ट को पहचानिए। हम आसानी से इन पार्ट को पहचान सकते हैं। ये पार्ट हैं इंजन वॉल्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंजन वॉल्व के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है, वॉल्वों का प्रयोग केवल 4 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन, इनलेट एवं एग्जॉस्ट पैसेज को खोलना एवं बंद करना इंजन वॉल्व का कार्य होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, एग्जॉस्ट गैसों को बिना रुकावट इंजन सिलेंडर के बाहर निकलने देना इंजन वॉल्व का कार्य होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के समय चार्ज को आसानी से सिलेंडर हेड के अंदर आने देना एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वॉल्व के माध्यम से बाहर निकलने देना वॉल्व के कार्य में सम्मिलित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वॉल्व को सामान्यतः कम ताप सहन करना होता है? हम सभी जानते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व हमेशा जली हुई गैसों के संपर्क में रहता है, इसलिए एग्जॉस्ट वॉल्व अधिक गर्म होता है, लेकिन इनलेट वॉल्व को कम ताप सहन करना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनलेट वॉल्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट वॉल्व सामान्यतः किस मटेरियल के बने होते हैं?
जैसा कि हमने अभी चर्चा की, एग्जॉस्ट वॉल्व को अधिक तापमान सहन करना होता है, इसलिए एग्जॉस्ट वॉल्व सिलिकॉन क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनलेट वॉल्व सामान्यतः किस मटेरियल के बने होते हैं? इनलेट वॉल्व निकेल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इनलेट वॉल्व एवं एग्जॉस्ट वॉल्व के आकार के संबंध में सत्य कथन है। इनलेट वॉल्व हमेशा एग्जॉस्ट वॉल्व से बड़ा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व से बड़ा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजनों में सामान्यतः किस प्रकार के वॉल्व का प्रयोग किया जाता है? अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो पपेट वॉल्व, रोटरी वॉल्व एवं स्लीव वॉल्व तीनों ही प्रकार के वॉल्व इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु रोटरी वॉल्व एवं स्लीव वॉल्व का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में केवल पपेट वॉल्व का प्रयोग ही इंजन में किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्र में इंजन वॉल्व के पार्ट्स को 1 से 7 तक के नंबर्स द्वारा दर्शाया गया है। इन पार्ट्स को पहचानिए एवं उनके नाम लिखिए। आपको वीडियो को पॉज करके इन 7 पार्ट्स के नाम लिखना है और उसके बाद वीडियो को प्ले करके इन पार्ट्स के नाम को पहचानना है। चलिए देख लेते हैं। पहला पार्ट जो है वो वॉल्व हेड है, दूसरा पार्ट मार्जिन है, तीसरा पार्ट वॉल्व फेस कहलाता है, चौथा पार्ट वॉल्व स्टेम कहलाता है, पांचवा पार्ट ग्रूव कहलाता है, छठवां पार्ट वॉल्व टिप कहलाता है एवं सातवां पार्ट नेक कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजन वॉल्व का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? इंजन वॉल्व का सबसे गर्म भाग होता है वॉल्व हेड, क्योंकि इसको लगातार गर्म गैसों के संपर्क में रहना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वॉल्व फेस को कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है? वॉल्व फेस को 30 डिग्री या 45 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व हेड एवं वॉल्व फेस के बीच का भाग क्या कहलाता है? आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। हमने पिछले प्रश्नों में भी इन पार्ट्स की स्टडी कर ली है। अगर हम इन पार्ट्स को ध्यान से देखें तो वॉल्व हेड एवं वॉल्व फेस के बीच का भाग कहलाता है वॉल्व मार्जिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंजन वॉल्व का कौन सा भाग वॉल्व गाइड के अंदर चलता है? वॉल्व गाइड के अंदर चलता है वॉल्व स्टेम, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व स्टेम को वॉल्व फेस से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? हमने पिछले क्वेश्चनों में स्टडी कर ली है कि वॉल्व स्टेम एवं वॉल्व फेस को जोड़ने वाला भाग कहलाता है वॉल्व नेक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉकर आर्म का संबंध इंजन वॉल्व के किस भाग से होता है? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो रॉकर आर्म वॉल्व के टिप को पुश करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉल्व टिप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व टिप एवं रॉकर आर्म टिप के बीच क्लियरेंस को क्या कहते हैं? वॉल्व टिप एवं रॉकर आर्म के बीच में जो क्लियरेंस दिया जाता है उसे हम टैपेट क्लियरेंस कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से हेड डिजाइन के आधार पर पपेट वॉल्व के प्रकार हैं? पपेट वॉल्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट वॉल्व, ट्रम्फेट वॉल्व एवं मशरूम वॉल्व। ट्रम्फेट वॉल्व को हम टूलिप वॉल्व भी कहते हैं और टूलिप वॉल्व का एक प्रकार सेमी टूलिप वॉल्व भी होता है, तो ये सभी हेड डिजाइन के आधार पर पपेट वॉल्व के प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेड डिजाइन के आधार पर पपेट वॉल्व के कुछ प्रकार चित्र में दिखाए गए हैं, इन्हें पहचानिए। आपको चित्र में दिखाए गए वॉल्वों के प्रकार को पहचानना है। अगर आप चित्रों को ध्यान से देखें तो सबसे राइट में जो डायग्राम है उसमें हेड हल्का सा उभरा हुआ है। सेंटर वाले प्रकार में हेड में हल्का सा कैविटी आपको दिखाई देगी, लेकिन तीसरे वाले भाग में 2 कैविटी आपको दिखाई दे रही हैं। फ्लैट हेड वॉल्व वो वॉल्व होता है जिसका हेड फ्लैट होता है। ट्रम्फेट वॉल्व को हम टूलिप वॉल्व भी कहते हैं, जो सेंटर में दिखाया गया है। इसमें एक कैविटी होती है। यदि एक की जगह 2 कैविटी हो तो उन्हें हम सेमी टूलिप वॉल्व कहते हैं। मशरूम हेड वॉल्व में हल्का सा उभार होता है। तो आप इन डायग्राम को याद रखें और इनके पार्ट्स को भी पहचानें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंजन वॉल्व के किस भाग के द्वारा वॉल्व हेड की गर्मी सिलेंडर हेड को ट्रांसफर की जाती है? वॉल्व हेड अपनी गर्मी वॉल्व स्टेम को देता है। वॉल्व स्टेम अपनी गर्मी वॉल्व गाइड को देता है, जो कि सिलेंडर हेड को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए
इंजन वॉल्व के हेड की गर्मी वॉल्व स्टेम के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। वॉल्व स्प्रिंग के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शंस देखने से पहले आप एक वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। वॉल्व स्प्रिंग के द्वारा ही वॉल्व अपनी सीट पर कसकर बैठता है। बिल्कुल सही है। वॉल्व स्प्रिंग प्रेशर के कारण वॉल्व को खींचकर अपनी स्थिति में बिठाकर रखती है। दूसरा ऑप्शन है खुले वॉल्व की स्थिति में स्प्रिंग कंप्रेस्ड अवस्था में होती है। आपने वीडियो में भी देखा कि जब वॉल्व खुलता है उस समय स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है। ऑप्शन 3 है बंद वॉल्व की स्थिति में स्प्रिंग एक्सपांशन अवस्था में होती है। आपने वीडियो में देखा है कि जब वॉल्व बंद होता है तो स्प्रिंग एक्सपांड हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न के सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व स्प्रिंग किस मटेरियल के बने होते हैं? वॉल्व स्प्रिंग को सामान्यतः क्रोम वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंजन वॉल्व में 2 स्प्रिंग क्यों प्रयोग की जाती हैं? कभी कभी एक की जगह 2 वॉल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 2 स्प्रिंग प्रयोग करने से वॉल्व को अधिक प्रेशर मिलता है। यदि एक स्प्रिंग टूट जाए तो दूसरी स्प्रिंग वॉल्व को संभाल कर रखती है एवं इससे वॉल्व की वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण वॉल्व स्प्रिंग इंस्पेक्शन से संबंधित नहीं है? वॉल्व स्प्रिंग की इंस्पेक्शन के लिए स्प्रिंग टेंशन टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्प्रिंग की टेंशन को मेजर करते हैं। वॉल्व स्प्रिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसके लिए वॉल्व स्प्रिंग स्ट्रेटनेस टेस्ट भी किया जाता है। वॉल्व स्प्रिंग की लंबाई यानी फ्री लेंथ को नापने के लिए फ्री लेंथ टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन वॉल्व स्प्रिंग बेंडिंग टेस्ट नहीं किया जाता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉल्व स्प्रिंग बेंडिंग टेस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंजन वॉल्व को किस पार्ट के द्वारा लॉक किया जाता है? इंजन वॉल्व को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है कॉटर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व सीट को कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है? हमने भी पिछले प्रश्नों में देखा था कि वॉल्व फेस को 30 डिग्री या 45 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, इसलिए वॉल्व सीट को भी 30 डिग्री या 45 डिग्री पर ही ग्राइंड किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वॉल्व सीट का प्रकार है? हम अगर इन ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वाइड सीट, नैरो सीट एवं इंटरफेरेंस सीट तीनों ही वॉल्व सीट के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की वॉल्व सीट में वॉल्व फेस एवं सीट का कॉन्टेक्ट एरिया अधिक होता है एवं वॉल्व हेड की गर्मी सरलता से सिलेंडर हेड को ट्रांसफर हो जाती है? वाइड सीट वह सीट है जिसमें वॉल्व फेस एवं सीट का कॉन्टेक्ट एरिया अधिक होता है। कॉन्टेक्ट एरिया अधिक होने से वॉल्व हेड की गर्मी सरलता से हेड को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाइड सीट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की वॉल्व सीट में वॉल्व फेस एवं सीट का कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है एवं वॉल्व फेस पर कार्बन जमा नहीं होता? नैरो सीट में वॉल्व फेस एवं सीट का कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है, जिस कारण से वॉल्व फेस पर कार्बन जमा नहीं हो पाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नैरो सीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की वॉल्व सीट में कंबशन चैम्बर अच्छी तरह से सील होता है एवं वॉल्व हेड की गर्मी सरलता से सिलेंडर हेड को ट्रांसफर हो जाती है? इंटरफेरेंस सीट में कंबशन चैम्बर अच्छी तरह से सील हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंटरफेरेंस सीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कास्ट आयरन से निर्मित सिलेंडर हेड में किस मटेरियल के बने हुए वॉल्व सीट इंसर्ट लगाए जाते हैं? वॉल्व सीट इंसर्ट वे पार्ट होते हैं जो वॉल्व सीट में इंसर्ट किए जाते हैं। कास्ट आयरन से निर्मित सिलेंडर हेड में मुख्यतः क्रोम मोलिब्डेनम स्टील के बने हुए इंसर्ट प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वॉल्व गाइड के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वॉल्व गाइड एवं वॉल्व स्टेम के बीच के क्लियरेंस को वॉल्व गाइड क्लियरेंस कहते हैं। बिल्कुल सही है। वॉल्व स्टेम वॉल्व गाइड के भीतर चलता है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वॉल्व गाइड को सील करने के लिए ओ रिंग लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन, वॉल्व स्टेम से कार्बन खुरच कर अलग करने के लिए वॉल्व गाइड के सिरे
पतले बनाए जाते हैं। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पांचवा ऑप्शन, वॉल्व गाइड का बोर चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट वॉल्व को ठंडा बनाए रखने के लिए एग्जॉस्ट वॉल्व के स्टेम को खोखला बनाया जाता है। इस खोखले स्टेम के अंदर कौन सा मटेरियल भरा जाता है? जी हां, एग्जॉस्ट वॉल्व अधिक गर्म होता है, तो उसको ठंडा बनाए रखने के लिए उसके स्टेम को खोखला बनाया जाता है एवं उसके अंदर मेटेलिक सोडियम भरा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल्व स्टेम एवं वॉल्व गाइड के बीच वॉल्व गाइड क्लियरेंस दिया जाता है। इस वॉल्व गाइड क्लियरेंस के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हम सभी जानते हैं कि एग्जॉस्ट वॉल्व इनलेट वॉल्व से अधिक गर्म होता है, इसलिए एग्जॉस्ट वॉल्व के लिए अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी एग्जॉस्ट वॉल्व के लिए वॉल्व गाइड क्लियरेंस इनलेट वॉल्व से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म नहीं है? वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, साइड वॉल्व मैकेनिज्म एवं ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी असत्य कथन है बॉटम वॉल्व मैकेनिज्म। अगर आप इन डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहां पर साइड वॉल्व मैकेनिज्म एवं ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म दिखाई गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैम एवं पुश रॉड के बीच कौन सा भाग स्थित होता है? यहां पर चित्र में ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म दिखाई गई है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो पार्ट 1 कैम को दर्शाता है एवं पार्ट 3 पुश रॉड को दर्शाता है। उनके बीच में पार्ट 2 लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं टैपेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी टैपेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉकर आर्म एवं वॉल्व टिप के बीच कौन सा क्लियरेंस दिया जाता है? इस प्रश्न की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि रॉकर आर्म टिप एवं वॉल्व टिप के बीच में टैपेट क्लियरेंस दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टैपेट क्लियरेंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वॉल्व मैकेनिज्म में पुश रॉड का प्रयोग नहीं होता? यहां पर डायग्राम में साइड वॉल्व मैकेनिज्म दिखाई गई है। साइड वॉल्व मैकेनिज्म में सीधे कैमशाफ्ट के द्वारा टैपेट के माध्यम से वॉल्व को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए साइड वॉल्व मैकेनिज्म में पुश रॉड का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक वॉल्व लिफ्टर के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हाइड्रोलिक वॉल्व लिफ्टर वे लिफ्टर होते हैं जिनमें ऑयल प्रेशर के माध्यम से लिफ्टर को उठाया जाता है, जिस कारण से इनका टैपेट क्लियरेंस शून्य होता है एवं इनके चलते समय कोई शोर उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न के सभी ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र में एक ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म को दिखाया गया है, उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। चित्र में आपको एक जो डायग्राम दिखाया गया है वो ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म का है। इसमें 1 से लेकर 8 तक पार्ट दिखाए गए हैं। आपको वीडियो को पॉज करके इन 8 भागों के नाम लिखना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपने आंसर चेक करने हैं। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट कैम लोब को दर्शाता है। यहां पर यह कैम या फिर एग्जैक्टली बात की जाए तो कैम लोब है। दूसरा पार्ट टैपेट को दर्शाता है। तीसरा पार्ट पुश रॉड है। चौथा पार्ट रॉकर आर्म है। पांचवा पार्ट इंजन वॉल्व है। छठवां पार्ट वॉल्व स्प्रिंग है। सातवां पार्ट एडजस्टिंग स्क्रू है एवं 8वां पार्ट लॉक नट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टैपेट क्लियरेंस के विषय में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हम सभी जानते हैं कि वॉल्व टिप एवं रॉकर आर्म के बीच में टैपेट क्लियरेंस दिया जाता है। चूंकि एग्जॉस्ट वॉल्व इनलेट वॉल्व से अधिक गर्म रहता है, इसलिए एग्जॉस्ट वॉल्व में टैपेट क्लियरेंस का मान इनलेट वॉल्व से अधिक रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इनलेट वॉल्व के लिए टैपेट क्लियरेंस का मान एग्जॉस्ट वॉल्व से कम होता है। आशा करता हूं तो आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव